हेलो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। चलिए भाई, अपना हम लोग ब्लड वाले टॉपिक को पूरा करते हैं। ब्लड में हमने आपको ब्लड के बारे में नॉर्मल बातें बता दिया था, फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया था, जैसे मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब करा दिया था। अब ज़रा आज आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा रक्त का थप्पा जमना या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसको याद देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या रक्त थक्का होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप हाथ में या कहीं किसी बॉडी में कहीं कट लग जाए और कट जाए, चोट लग जाए, तो ब्लड निकलना चालू हो जाता है और करीब 2-3-4 मिनट में आप देखते होंगे वो जम जाता है, ठीक। और 2-3 दिन बाद आप देखोगे लाल लाल पपड़ी जैसा बन जाता है। इसी बोलते हैं ब्लड का क्लॉट या रक्त का थक्का जमना। तो ज़रा देखते हैं रक्त का थक्का जो बनता है वो कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया बनने की क्या होती है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हेल्प करते हैं, किन किन के सहयोग से वो बनता है। ज़रा आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब कहीं चोट लगती है तो इसको समझ लीजिए, आपके ब्लड में जब ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड में आपका ब्लड कार्बोसेल्स होती हैं, जिसमें आपका आरबीसी फ्लो हो रहा है, डब्ल्यूबीसी फ्लो हो रहा है, प्लेटलेट्स फ्लो हो रही हैं, आपका प्लाज्मा फ्लो हो रहा है। इसमें क्या है, सबको छोड़िए, इसमें क्या होता है, किन किन का रोल है थक्का जमाने में, क्लॉटिंग में। अब ज़रा आते हैं, देखिए क्लॉटिंग में बेसिकली जो सबसे पहला रोल होता है थ्रोम्बोसाइट्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। मैंने बताया था आप लोगों को अपनी पहले वीडियो में कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक। जब आपके बॉडी में कहीं चोट लगती है, कट जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, खून में आरबीसी भी चल रहा है, डब्ल्यूबीसी भी चल रहा है, प्लेटलेट्स भी चल रही हैं, प्लाज्मा भी चल रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन जब कट होता है, जब खून का स्राव होता है, खून बहता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक्शन होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट का होता है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, जैसे ही हवा के टच में आता है, हवा से संपर्क उसका होता है, तो तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। एक तरह का प्रोटीन या एंजाइम होता है, एंजाइम कह लीजिए, होता है। ध्यान दीजिए, थ्रोम्बोसाइट से प्लेटलेट्स जब हवा के संपर्क में आती हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। पहला स्टेप आपका ये होता है। फिर जब थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करें, जब इसका निर्माण हो जाता है, तो बॉडी में आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ज़रा आते हैं, जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है तो ये बॉडी से कैल्शियम को लेता है और प्लाज्मा से जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उससे मिलकर, उससे क्रिया करके ये थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या है, प्लेटलेट्स जब हवा के संपर्क कटने के बाद, हवा का संपर्क होता है भाई, वैसे देखो बॉडी में खून को हवा कहीं मिलती नहीं, कि मिलती है? नहीं मिलती है। ब्लड को डायरेक्ट हवा कहीं से नहीं मिलती है, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो जैसे ही कट लगता है, खून बाहर निकलता है, प्लेटलेट्स बाहर निकलती हैं, थ्रोम्बोसाइट बाहर निकलता है, हवा के साथ जब इसका कनेक्शन होता है तो पहला स्टेप तो बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि एक प्रोटीन या एक एंजाइम होता है। वो क्या करता है, बॉडी में चूँकि कैल्शियम भी हमारे है, कैल्शियम से को लेता है और प्रोथ्रोम्बिन जो कि आपके प्लाज्मा में फ्लो हो रहा होता है, ये सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, फिर ये थ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा के फाइब्रोनोजन से क्रिया करके एक जालीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है फाइब्रिन या फिब्रिन बोलते हैं। एक जालीनुमा संरचना का निर्माण होता है, ठीक। अब वही देखते हैं, जैसे कट लगता है आप लोग तो ऊपर एक जाली जैसा बन जाता है, तो ये वही फिब्रिन है या फाइब्रिन है। अब जब एक जालीनुमा संरचना बन गई, अब चूँकि ब्लड का फ्लो तो हो ही रहा है, अब जालीनुमा इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आके फंस जाएंगी।
और वही सूखने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद एक पपड़ी ऐसा बन जाता है जिसे हम लोग थक्का या क्लॉट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल होता है किसका? थक्का जमने में प्लेटलेट्स का। भाई कटा, खून बाहर निकला, प्लेटलेट्स हवा के कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट में आते ही सबसे पहले इसका निर्माण होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी से कैल्शियम को लेता है और आपको जैसा मैंने अभी फिर बताया है कि चूँकि जो फ्लो होता है खून में, प्लाज्मा भी फ्लो हो रहा है। प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो पहले क्या करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन? प्रोथ्रोम्बिन को लेता है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ किसमें? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ किसमें? थ्रोम्बिन में। ध्यान रखना। अब ये थ्रोम्बिन जो है, जो दूसरा प्रोटीन हमारा है प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन से क्रिया करके उसके टच में आता है तो बनाता फिब्रिन या फाइब्रिन का निर्माण करता है। यही एक होता है जालीदार संरचना। अब कोई जालीदार संरचना है, अब बाकी आपके जो है ब्लड कॉर्पसेल्स फ्लो हो रहे हैं, इसमें सब कुछ हो रहा है। आरबीसी फंस गया, डब्ल्यूबीसी फंस गया इसी में, अब बाकी चीज़ें फंस गई इसी में आके, और यहाँ पे धीरे धीरे आपका खून का स्राव होना बंद हो जाता है। कभी ध्यान दीजिएगा, जब जमता है तो भाई बाकी जो कण फंस गए, कटने के बाद जब ये जाली संरचना होती है तो सब अंदर का माल जो टुकड़े वाला है, कण है, वो फंस गए। पानी हल्का हल्का रिश्ता रहता है, पानी जैसा। तो यही जब जम जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं थक्का जमना। 2-3 दिन बाद अपना देखिए, अब पपड़ी जम जाती है, 3 दिन 4 दिन पपड़ी उखाड़ दो, नीचे चमड़ी इसकी निकल आती है, पपड़ी उखाड़ दो, बाप सब बराबर हो गई। यही होता है सिस्टम पूरा। अब जरा देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन का रोल है थक्का जमने में। पहला तो प्लेटलेट्स का, दूसरा तो प्रोथ्रोम्बिन का, तीसरा तो फाइब्रिनोजन का, और चौथा तो कैल्शियम का। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि थक्का जमाने में किसकी वजह से जमता है? विटामिन के की वजह से जमता है। यहाँ पे कहीं के का रोल दिख रहा है आप लोगों को? कहीं के का रोल दिखा? नहीं, लेकिन हाँ के का रोल है कि विटामिन के की वजह से ये प्रक्रिया फटाफट होती है। जरा इसका ओ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम क्लियर करते हैं कि विटामिन के का क्या रोल होता है। चलिए भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसीजर मैंने समझा दिया आपको कि ब्लड क्लॉट्स कैसे जमते हैं। अब जरा आते देखते हैं कि ब्लड जो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। इसमें क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, उसको ज़रा शॉर्ट में समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड क्लॉट में या रक्त थक्का जमने में किस रक्त कण का या किस ब्लड सेल का अहम रोल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड सेल की बात करें तो उसमें आपका आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, आपके प्लेटलेट्स भी होते हैं। जबकि क्लॉटिंग में मेन रोल जो होता है वो यही होता है किसका? प्लेटलेट्स का और थ्रोम्बोसाइट का। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, किसका रोल होता है? प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट का। दूसरा क्वेश्चन पूछता आपसे कि रक्त थक्का जमने में किस प्रोटीन का रोल होता है, किस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी मेटल, कौन सी धातु का रोल है। ध्यान रखिए, कैल्शियम का रोल अभी मैंने बताया था आप लोगों को। और उसी तरह से किस विटामिन का रोल है? विटामिन के। विटामिन के का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये प्रोसेस को जल्दी जल्दी करवाता है। ये नहीं कि कटा हुआ 2 घंटे तक होता रहे और खून पूरा बह जाए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन के का रोल है कि इस प्रोसेस को फटाफट करवाने का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। अब जरा ब्लड क्लॉटिंग को देख लो। आपने सुना होगा फलाने को ब्रेन हैमरेज हो गया या फला को हैमरेज हो गया। ये जो हैमरेज चीज़ है स्पेशली क्लॉटिंग की वजह से होता है। जैसे मान लो अगर देखा जाए तो क्लॉटिंग के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होता है। जैसे अगर ब्लड के बाहर ब्लड क्लॉटिंग तो अच्छी बात है,
कभी कोई ब्लड शरीर के अंदर क्लॉट बन जाए तो क्या होता है? अभी हाल ही में एक हमारे मिलने वाले क्या है, हमारे एक स्टूडेंट के यहाँ से कुछ ऐसा सिस्टम था कि उनके हस्बैंड के सिर में ब्लड क्लॉट हो गए थे। ईश्वर न करे किसी से ऐसा हो, फाइनली उनकी डेथ हो गई। ध्यान दो जरा, अगर ये ब्लड क्लॉट बॉडी के अंदर हो जाए है तो क्या हो? अब नसों में कहीं मान लो जम गया, ब्लड तो फ्लो होगा, प्रेशर के साथ होगा। अब ब्लड क्लॉट जम जाएगा, जाहिर बात तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। और प्रेशर पड़ रहा है 120 के रेट से, ब्लास्ट मतलब वो नसें फट सकती हैं। हालांकि इन सब नसें मोटी होती हैं, भारी होती हैं, मोटी होती हैं, और लेकिन जैसे खासकर जो ब्रेन की नसें होती हैं बहुत माइनस पतली पतली सी होती हैं। सोचो अगर वहाँ की ब्लड क्लॉट हो जाए हल्का सा, और फिर भी चूँकि प्रेशर से ब्लड पीछे प्रेशर डाल रहा है, कहीं क्लॉट फंसा हुआ है, ऐसे में लोग ब्रेन हेमरेज होता है। सोचो ऐसा क्या है बॉडी में हमारे कि हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट्स नहीं जमते। तो ध्यान रखना, एक होता है हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से ये नॉन क्लॉटिंग एलिमेंट होता है, नॉन क्लॉटिंग एलिमेंट आपके बॉडी में है, जो बॉडी के अंदर रक्त क्लॉट नहीं बनने देता। ठीक, ये सब क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सब जमाने के काम करते हैं, और ये जमाने से रोकने का काम करता है। ये समझो एक दूसरे के दुश्मन है ये सब, इनका एक उद्देश्य जमाओ जमाओ जमाओ, चाहे जिसे जमाओ। ये कहता है जमाने, जब तक हमें तो जमने तो नहीं देंगे हम। जरा सोचिए। और इसकी प्रॉब्लम होती है, इसकी सबसे प्रॉब्लम है जैसे ये हवा के टच में आता है ये नष्ट हो जाता है। हवा के टच में आते ही हेपेरिन डेड हो जाता है। अब देखिए यहाँ ब्लड कटा, ब्लड बाहर निकला, यहाँ चूंकि हवा है, हवा के टच में आते ही हेपेरिन डेड हो गया, ये सब एक्टिव हो गया फटाफट और ब्लड क्लॉट बन गया। जैसे ही ब्लड यहाँ पे कटा, हेपेरिन तो चूंकि हवा में टच में होते ही डेड हो जाता है, और चूंकि जमने से रोकने का काम इसका होता है, क्योंकि हवा में डेड हो गया, बाकी ये सब बचे फटाफट क्या वो एक्टिव हो गए, इन्होंने क्लॉट बना दिया, थक्का जमा दिया, अब खून रुक गया। इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 मिनट लगता है। अरे आप लोग खुद देखो कटने बाद क्या होता है, और नहीं तो काट के चक्कर लेना एक दिन। चलिए अच्छा आगे देखिए। अब बात आती है बॉडी के अंदर क्या है, क्लॉट क्यों नहीं जमता, हेपेरिन है, जमे नहीं देता है। कभी देखिएगा जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, भरता इसे, तो ये पूरी एयर निकाल देता है, एक आध दो बूंद दवाई बाहर गिरा देता है, कि ऐसा ना हो कि एयर घुस गई अंदर, और अंदर घुस गई एयर, हेपेरिन तो जहाँ जहाँ पहुँची हेपेरिन वहाँ डेड हो जाएगा, वहीं फटाफट ये एक्टिव हो जाएंगे, सब जमा देंगे। देखते हो कोई ठोस दिया, दर्द हो रहा है, क्लॉट बन गया। हालांकि यहाँ पे मांस में यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि नसें बहुत पतली होती है दिक्कत हो, लेकिन समस्या हो जाती है। तो ध्यान रखिए, हेपेरिन एक ऐसा है जो आपके अंदर नहीं जम रहता है। मतलब ईश्वर ने क्या बनाया है देखो, है जहाँ बाहर जमना चाहिए अंदर नहीं जमना चाहिए, ये सब प्रभु की लीला है। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बनने पाते, और बाहर का प्रोसेस मैंने बता ही दिया आपको। अब एक मजे की बात देखिए, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड हेपेरिन। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन एंड हेपेरिन, ये तीनों का जो निर्माण होता है लिवर में होता है। तीनों के तीनों लिवर में ही बनते हैं। चलिए ये था आपका क्लॉट के बारे में, और आई होप कि आपको क्लॉटिंग समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या होता है, जब बॉडी में कट लगता है
तो प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आती है और वो बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी से कैल्शियम लेता है, प्रोथ्रोम्बिन की हेल्प से थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फिब्रिन या फाइब्रिन बनाता है, जो एक जालीदार संरचना होती है। उसके बाद जब जालीदार संरचना बन जाती, बाकी सारे रुधिर कण आगे में फंस जाते हैं और वो खून बनना आपका रुक जाता है। और 2-3-4 दिन बाद पपड़ी जम जाती लाल कलर की, जिसको आप थक्का बोलते हो। उसके बाद 2-4 दिन बाद अंदर से स्किन बन जाती है, जब पपड़ी उखाड़ के फेंक दो, स्किन आपकी ओके हो गई। और फिर मैंने बोला आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। तो ये था पहले आपका प्लेटलेट्स था। मुझे कौन सा ब्लड कॉर्पसेल्स है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो आपका होगा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स हो गया। कौन कौन से प्रोटीन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा मेटल हेल्प करता है, तो कैल्शियम हेल्प करता है। कौन सी विटामिन का रोल होता है, विटामिन के। इन सबको डायरेक्शन देता है, फटाफट करो भाई, जल्दी करो, बहुत तेज खून बह रहा है। और कौन सा नॉन क्लॉटिंग एलिमेंट बॉडी में पाया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्लॉट्स नहीं बनते, तो हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होता है, निगेटिव क्या फैक्ट क्या है, हिपेरिन का सबसे बड़ा दुश्मन हवा होती है। हवा के टच में जैसे ही आएगा डेड हो जाएगा, काम खत्म। वही है, कटा, हिपेरिन टच में आया, डेड हो गया, इन सबको छूट मिल गई, भैया जमा लो फटाफट, हिपेरिन का काम खत्म हो गया। अगर हिपेरिन होता शायद जमने ना देता। देखो ईश्वर ने क्या बनाया है, एक सिस्टम से। कहाँ हमें ज़रूरत है, बाहर बनना चाहिए तो बन रहा है, अंदर नहीं बनना चाहिए तो नहीं बन रहा है। कहीं अगर डिस्टर्ब हो गया तो काम खत्म हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारे पास है ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, एंटीबॉडी, एंटीजन, और फिर ब्लड कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ये टॉपिक अभी हमारे हैं, इसको अगले वीडियो में देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए, तो कृपया अपने दोस्तों मित्रों सबको शेयर करें, जिससे हम लोग, देखो एक कहावत है, जो बंदा या जो कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसको मज़ा तभी आता जब लोग सामने हो। कुछ लोग, हाँ, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को कमेंट्स आएँ, तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों को कराइए। बाय, जय हिंद।